ना कभी इससे बाहर भी निकलेगी। हो सकता है ये हो जाए कि इस वाले फेस से निकले घुसे और उस वाले फेस से बाहर वाले ऊपर वाले से निकल जाए, या फिर कभी इस वाले से निकल जाए, बट जो भी फील्ड लाइन घुसेगी वो बाहर निकलेगी भी। हम बोल सकते हैं क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाता है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाता है, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स का भी मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलने वाली और घुसने वाली सेम है, तो इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। हम वापस से वही सॉल्यूशन देंगे इसका भी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग is equal to number of field lines leaving. Entering field lines is equal to exiting field lines. Entering field lines क्या बताता है, इनकमिंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं, तो इनकमिंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आउटगोइंग फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना हो जाता है, वो जाता है इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आंसर जीरो आ जाएगा। सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। गॉस लॉ पढ़ रहे एक तरीके से, अपन लोग उसको डिराइव कर दिया हम लोगों ने। गॉस लॉ में हम लोग क्या बोलते हैं यार, किसी भी आउटसाइड चार्ज के से क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है। एक तरीके से वही हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यहीं पर ही। कोई भी सर शेप बोर्ड किसी विजिबल भी नहीं है। आर्बिट्रेरी शेप ले लूं, बस स्क्वायर कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। बाहर कोई भी चार्ज रख दूं, कैसे भी रख दूं, कहीं पे भी रख दूं, इसके वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा क्लोज सरफेस से, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन घुसेगी वो कभी ना कभी बाहर निकलेगी, क्योंकि फील्ड लाइंस गोल गोल घूम नहीं पाती हैं। तो हम लोग बात करें जो भी फील्ड लाइन अंदर घुसेगी वो कभी ना कभी बाहर भी निकलेगी। हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है क्या, कोई भी क्लोज सरफेस हो, बाहर रखे हुए चार्ज के से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, समझ में आए पॉइंट अच्छे से। क्यों गॉस लॉ में ऐसा बोला जाता है, फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। इसको नोट करें, फिर जल्दी से वो पॉइंट लिख लेते हैं। यहां तक सभी लोग बना ले, उसके बाद फिर फाइनल एक पॉइंट लिखेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला अब यहां से यार, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, लिखिए फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू एनी चार्ज, ड्यू टू एनी चार्ज, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू एनी चार्ज, ड्यू टू एनी चार्ज placed outside the closed surface, placed outside the closed surface, placed outside the closed surface is always zero, is always zero। गॉस लॉ का पहला पॉइंट है एक तरीके से। ठीक है क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये। ये स्टेटमेंट लिख लिया सभी लोगों ने, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू एनी चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस से फ्लक्स हमेशा जीरो हो जाएगा। हम लोग बात करें यहाँ से, एक और पॉइंट हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं चीजों को। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है साइड ए का, हम लोग मान लेते हैं क्यूब रखा हुआ है ओरिजिन पे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी,
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ठीक है क्या? इस क्यूब की साइड दे रखी है आप लोगों को ए। आपको बोल दिया इस क्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा गया है फ्लक्स थ्रू क्यूब निकाले। फ्लक्स थ्रू क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका आंसर जीरो नहीं होगा। ये क्वेश्चन दिया है इसलिए हर एक का आंसर जीरो नहीं होता, कैलकुलेट करना पड़ता है। मुंह फाड़ के जीरो मत बोल। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई डॉट ए करके ना, अगर पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिर रही हो तो ई डॉट ए कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग गिर रही हो तो फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखें जरा क्या हो रहा है इसके अंदर। ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, इसका पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन ई नॉट ए क्यूब इंटू 6, तीसरा ऑप्शन 2 ई नॉट ए क्यूब, चौथा ऑप्शन ई नॉट ए क्यूब। देखते ही जीरो मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन जीरो देगा वो, इसमें जीरो नहीं है, कैलकुलेट करें इसको। क्यूब से फ्लक्स निकालना आता है ना यार, कि 6 के 6 फेस से फ्लक्स निकालते हैं, तो 6 फेस में तोड़ो जल्दी से, एक एक फेस से फ्लक्स निकालो। कुछ अटेम्प्ट करते हुए दिखने चाहिए, ऐसे खाली नहीं बैठना। मॉड्यूल वगैरह सब लाए हैं, सॉल्यूशन वगैरह करके लेके आए हैं लिख के? कितने लोगों ने लिखे हुए सॉल्यूशन कॉपी में अलग से? तो प्रॉपर लिख के आए तभी डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करवाएंगे यार, प्रॉपरली लिख के सॉल्यूशन होने चाहिए सबके पास। सॉल्यूशंस वगैरह अपलोड किए हुए हैं आप लोगों ग्रुप में, उससे देख के जल्दी से। कितना आंसर है? थर्ड आ रहा है। आइए चलिए देखें। हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू, उसको ऐसा बोल सकता हूँ, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 एंड प्लस φ6। जो 6 की 6 फेसेस होंगे, एक एक फेस का फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, सारे फ्लक्स को चुपचाप से ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स आ जाएगा क्लोज सरफेस से। कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले तो देखें यार, इस सरफेस को अपन ने 1 बोला था ना, याद है? वही पुराना वाला नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, 1 6, ऊपर वाले को, हाँ 2, ऊपर वाले को 2, सामने वाले को 3, नीचे वाले को 4, पीछे वाले को 5। समझ पाए कौन सी फेस कौन कौन सी क्लियर है? ये 1 है, ये 6 है, ये 2 4 5 6, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहले बात करते हैं यार, फ्लक्स थ्रू सेकंड वाली सरफेस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है? जो भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा आई कैप में ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आई कैप, आई कैप वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऐसी होगी। इस 2 वाली सरफेस क्या ऐसी है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या ऐसा होगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, एरिया वेक्टर ऐसा, 90 डिग्री हो रहा है, तो फ्लक्स सेकंड वाली फेस से कितना हो जाएगा? तो सेकंड वाली फेस से फ्लक्स तो जीरो हो गया। थर्ड वाली फेस से, थर्ड वाली फेस इस तरीके से है, कोई दिक्कत तो नहीं?
इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। बताइए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री है? तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जिनसे भी एरिया वेक्टर का एंगल है उन सबसे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही फोर्थ वाली सरफेस से भी फ्लक्स, फिफ्थ वाली सरफेस से भी फ्लक्स जीरो। तो ये चार तो जीरो हो ही गए। रीजन क्या है? थीटा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। फ्लक्स होता है ई डॉट ए डॉट फ्लक्स जीरो जाता है अगर एंगल 90 डिग्री होता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? फाइव वन की बात करें, फाइव वन कितना हो जाएगा? फाइव वन यानी इस वाली फेस से फ्लक्स ना। ठीक है क्या? इस फेस की एक खासियत है, इसके ऊपर एक्स जीरो है। क्या सभी लोग एक्स कोऑर्डिनेट समझते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़े। समझे क्या? इस फेस के किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना होगा? इस फेस के किसी भी पॉइंट पे पहुंचना होगा तो या तो जेड पे चलना होगा या फिर वाई पे चलना होगा। एक्स में तो बेसिकली जीरो चलना होगा। बेसिकली इस फेस की खासियत है, इस पे एक्स क्या होता है? जीरो होता है। इस फेस की खासियत है एक्स यहाँ पे पूरे पे क्या है? जीरो है। इस पूरी फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो। तो इस पूरी फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो यानी इस पूरी फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? और इस पे एक्स की वैल्यू जीरो है ना, इस फेस पे एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस पूरे फेस पे? जीरो। समझ पा रहे हैं? तो इस फर्स्ट वाली फेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। फ्लक्स होता है ई डॉट ए, ई जीरो हो गया तो फ्लक्स तो जीरो होगा ही होगा। हम लोग बात करें फ्लक्स जीरो बिकॉज ई इज जीरो। समझ में आया? क्लियर है क्या? सभी लोग ध्यान से देखें, किसी को डाउट इस पे? पक्का? हम लोग बात करें सिक्स वाली फेस से। आप सिक्स वाली फेस की खासियत क्या है? इस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? इस पे एक्स कोऑर्डिनेट ए है। हम लोग बात करें यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए चलोगे तब जाके एक्सिस वाली सिक्स वाली फेस पे पहुंच पाओगे। क्लियर है क्या? तो एक्स पे ए चलोगे तब जाके इसके किसी भी पॉइंट पे पहुंच पाओगे। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस फेस की खासियत है, इसके ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है? ए। क्लियर है क्या? तो एक्स की वैल्यू ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई नॉट ए। सभी को समझ में आया? ई नॉट ए आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है यहाँ। समझ में आया सबको? पक्का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पे ई नॉट ए और ये इस तरफ होगी, आई कैप मतलब इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। एरिया वेक्टर किस तरफ है? वो भी इस तरफ है। क्या? एरिया वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इज टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है क्या? तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री। सभी को समझ में आया? क्लियर है? यानी फ्लक्स थ्रू सिक्स वाली सरफेस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास, मतलब फ्लक्स थ्रू क्यूब हो गया सिर्फ और सिर्फ 5 6 के बराबर। और 5 6 कितना हो जाएगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई नॉट ए, एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? जीरो डिग्री। क्लियर है? यानी कितना आंसर आ गया? ई नॉट ए क्यू। फोर्थ ऑप्शन आंसर। समझ में आया सबको? क्लियर है? कॉपी करें जल्दी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी? बिल्कुल वेरिएबल थी, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा क्योंकि किसी भी एरिया पे हम फ्लक्स निकाल रहे थे उस एरिया पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी ना। तो किसी भी एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट फ्लक्स निकालने के लिए ई डॉट ए लगा देते हैं। ठीक है क्या? तो इस पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई नॉट ए आई कैप। तो हमने ई नॉट ए आई कैप का ए स्क्वायर आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ई नॉट ए क्यूब आंसर आ गया। क्लियर है? कॉपी करें फटाफट इसको। सबको समझ में आया अच्छे से? हो गया सबका? अगला क्वेश्चन लिखें।
एक हेमिस्फेरिकल शेप है, रेडियस है इसका r, रेडियस दे रखा है r, इसके ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा ई नॉट, आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ बताएं। ई नॉट ऑप्शन देख लेते हैं यार। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन ई नॉट इंटू 2πr², तीसरा ऑप्शन ई नॉट πr², चौथा ऑप्शन ई नॉट 4πr²। फर्स्ट ऑप्शन कितने लोग लग रहा है? ऑप्शन 1 के साथ कितने लोग? कर्व सरफेस से फ्लक्स, कर्व सरफेस का नहीं समझ पा रहे हैं, बस अकेला इस सरफेस से फ्लक्स बताना है। क्या ये ओपन सरफेस कहलाएगी, क्लोज सरफेस? ओपन कहलाएगी ना यार, अरे कटोरा खुला हुआ है, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? आप एक प्लेट लगा के वेल्ड कर दी जाए तब जाके बंद होगा, क्लियर है? फिर बंद हो जाएगा तो हम बात करेंगे इस एरिया की और इस एरिया को मिला के फिर क्लोज सरफेस बनेगी, क्लियर है क्या? ओपन एरिया से फ्लक्स कितना है वो पूछा गया है, ठीक है क्या? ओपन एरिया से फ्लक्स जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है तो फ्लक्स तो होगा ही होगा यार, क्लियर है क्या? क्योंकि ओपन एरिया पे एनर्जी इंसिडेंट की बात की जाती है, ना कि एनर्जी ट्रैप्ड की, समझे क्या बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसके ऊपर गिर रही है, तो जीरो आंसर तो नहीं होगा। क्या सब लोग इससे एग्री करते हैं? पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट। फिर देखिए, क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या पूरे कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा? पूरा स्फीयर का कितना होता है? 4πr², तो आधे स्फीयर का कितना हो जाएगा? 2πr², तो 2πr² इंटू ई नॉट कर लूं, आ जाएगा क्या आंसर? क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, एंगल डिफरेंट है। हम लोग बात करें, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ई नॉट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डीए एरिया है वो कुछ ऐसा आएगा क्या? तो इधर एंगल कुछ और हो जाएगा, इधर एंगल कुछ और हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या? इधर एंगल कुछ और हो जाएगा, क्लियर है क्या? तो हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अलग अलग है। अच्छा, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है ना, क्लियर है? ओपन सरफेस से प्लस माइनस दोनों आंसर हो सकते हैं, तो इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, क्लियर है? तो बेसिकली सेकंड वाला आंसर भी नहीं हो पाएगा, तब निकल के आएगा जब ये नॉट को पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है क्या? तो फिर क्या करें यार, कैसे करें इसको? क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। हम लोग बात करें इस केस में क्या करना पड़ेगा अपने को? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा यार? फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी सरफेस से फ्लक्स निकालनी है, ये फॉर्मूला है ना अपने पास। हम लोग बात करें डॉट प्रोडक्ट को ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन लोग? ई डी ए कॉस थीटा, सही है, का इंटीग्रेशन, क्लियर है? ई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना यहाँ पे, ई का मैग्नीट्यूड तो ई नॉट है, क्लियर है क्या? और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, सही है?
क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड तो पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने उस मैग्नीट्यूड ई नॉट को तो बाहर निकाल लिया। क्लियर है? अब डीए कॉस थीटा का बस अपने को इंटीग्रेशन करना है। अपने को समझ में आ रहा है हर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर का एंगल बदल रहा है। समझ में आया क्या? क्लियर है? अपने को डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है ना, तो हमने सोचा देखें जरा यहाँ पे किसको जोड़ रहे हैं अपन लोग। क्लियर है क्या? तो एक बार ध्यान से देखें जरा। तो मान लीजिए ये हो गया अपने पास वो डीए एरिया। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया और ये एंगल हो गया अपने पास थीटा। ठीक है क्या? क्लियर है? या फिर ऐसा ले सकते हैं, अंदर वाला एरिया वेक्टर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ओपन सरफेस है, कैसा भी ले सकते हैं अपन, है ना? तो ये मैंने डीए वेक्टर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है क्या? और ये एंगल थीटा होगा क्या? मतलब बात करें थीटा और कुछ नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। ध्यान से देखिए, डीए कॉस थीटा और कुछ नहीं, क्या होगा? डीए कॉस थीटा मतलब डीए का ये वाला कंपोनेंट क्या, इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट क्या, यानी देखना ये डीए है, इसका ये वाला कंपोनेंट निकालना। क्लियर है? यानी देखें जरा क्या बनेगा वो। क्या ये डीए कॉस थीटा कहलाएगा? समझ पा रहे हैं? इसी एरिया का ये वाला प्रोजेक्शन ले लिया अपन लोगों ने, कंपोनेंट को प्रोजेक्शन नहीं बोलते ना हम लोग। हमने इस एरिया का ये वाला प्रोजेक्शन ले लिया, प्रोजेक्शन मतलब छाया। क्लियर है? हमने इसकी यहाँ पे एक छाया ले ली, परछाई ले ली, परछाई का एरिया ले लिया। क्लियर है क्या? यानी डीए कॉस थीटा क्या है? इन छोटे छोटे एरिया की परछाई का एरिया। क्लियर है क्या? अच्छा, इन सारे एरिया को जोड़ोगे तो क्या इस पूरे हेमिस्फेयर की जो परछाई बन रही होगी वर्टिकल वॉल पे, उसका एरिया मिल जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा यार? हम यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल बना दें, इस वर्टिकल वॉल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो कि लाइट गिर रही है। क्लियर है क्या? तो क्या इस स्फेयर की एक परछाई बनेगी इस वॉल के ऊपर, उस परछाई का जो एरिया होगा वही क्या कहलाएगा? डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। समझे क्या बात को? छोटे छोटे डी एरिया लिए, उनकी परछाई की एरिया लिया, और उन परछाई के एरिया को जोड़ दिया। क्लियर है क्या? ये और कुछ नहीं, क्या है? डीए की परछाई का एरिया है। समझे क्या बात को? ऐसी सारी परछाई के एरिया को जोड़ा तो पूरे की जो परछाई बनेगी उसका एरिया मिल जाएगा। समझे क्या बात को? क्लियर है क्या? यानी इसको डीए कॉस थीटा के इंटीग्रेशन को क्या बोल देते हैं? ई नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ऐसा कई जगह आता है, आगे जाके मतलब 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी ऐसा कुछ आप लोग करेंगे। ठीक है क्या? कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स निकालना होगा तो आप एवरेज प्रेशर को प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? डीए cos थीटा का इंटीग्रेशन हर बार प्रोजेक्टेड एरिया निकल के आता है। याद रहेगा क्या आगे से? कोई दिक्कत तो नहीं? मॉडर्न फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे फोर्स निकालना, जिसको अपन बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर करके एक चीज बोलते हैं। ठीक है क्या? रेडिएशन प्रेशर की वजह से किसी के ऊपर फोर्स निकालना होगा तब भी आप प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया करेंगे, वहां पे भी डीए cos थीटा का इंटीग्रेशन आके आता है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो याद रखिएगा डीए cos थीटा का इंटीग्रेशन इज व्हाट? प्रोजेक्टेड एरिया। परछाई बना ले, परछाई का एरिया। देखो बताइए, कटोरी की परछाई कैसी बनेगी? डिस्क बनेगी क्या? क्या यहाँ से इसकी परछाई एक डिस्क के फॉर्म में बनेगी ना? ये परछाई तो प्लेन बनती है, 3D तो बनने नहीं वाली। तो बेसिकली एक डिस्क बन जाएगी, डिस्क का रेडियस क्या होगा? वही आर होगा। तो बेसिकली ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो आंसर इसलिए ई नॉट पाई आर स्क्वायर आ गया। सभी को समझ में आया? क्लैरिटी है? ये इसका प्रॉपर मेथड है, एक्चुअल मेथड तो यही है। ठीक है क्या? इसको कॉपी करें, फिर एक जुगाड़ वाला मेथड लगाते हैं, पर ये सबको समझ में आना चाहिए, है ना? हाँ बोले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेकंड मेथड भी गुड। वो एक्चुअली जुगाड़ है ना एक तरीके से। ठीक है, तो सही हो जाए इसके लिए अपन पहले राइट मेथड देख लिया, आंसर मैच कर जाएगा तो हजम हो जाए। कहाँ से समझ नहीं है बेटा? कौन सा एंगल से? हाँ हाँ, क्या समझ नहीं है? बोल ना, आराम से बोल। पहले खा क्या रहा है तू? हाँ, चिंगम क्यों खा रहा है भाई? नहीं होगा तेरे से, तेरे बस का नहीं है। तुम लोगों के ईगो से, तुम लोगों के आईक्यू पे जंप मारे ना, आदमी 4 मौतें मर जाए।
तुम्हारा मतलब IQ यहाँ कहीं है एकदम, और ये वो पता नहीं कहाँ पहुंचे। क्योंकि तमीज है मतलब टीचर से डाउट पूछने की, चिंगम चबाते में पूछ रहे हैं। समझता क्या है खुद को? नहीं, कब किया तूने लास्ट टाइम ऐसा किसी टीचर के साथ, उसने सपोर्टिंगली ले ली हो? तो क्या लगता है मैं सपोर्टिंगली लूंगा? तो यार थोड़ा तो मतलब लीडर में इज्जत होती है यार, तमीज होती है बात करने की। सीख क्या हुआ होता है? मैं छोटी छोटी बातें सिखानी होती है, कॉपी ऐसे बनाओ, वो करो वो करो। उसके बाद भी ये एटीट्यूड है, तुम लोगों का डाउट पूछते हैं। करे कॉपी करे। हुआ कॉपी सबका? नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखें जरा, नेक्स्ट मेथड तो वही रहेगा यार। हम लोग बेसिकली ओपन एरिया से इतने अच्छे से फ्लक्स निकालना नहीं जानते हैं, और सही बात है आगे भी नहीं जानेंगे। जो गॉस लॉ भी हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए आएगा, वो भी सिर्फ क्लोज सरफेस से ही फ्लक्स निकाल के देगा। सही है क्या? हम किसी भी ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस बना सकते हैं। करना क्या होता है ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस बनाने के लिए? ढक्कन लगाना होता है बस। सही है क्या? क्लियर है? अरे भगोना ओपन था, उसको क्लोज करने के लिए कर दोगे, ढक्कन लगा दोगे, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। तो मान लीजिए ओपन हेमिस्फेयर है, एक कटोरी है, उसको बंद करना है तो आप क्या कर लोगे यार? एक ढक्कन लगा लो। जैसे यहाँ पे ढक्कन लगा लो, क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस बन जाएगा। और क्लोज सरफेस से फ्लक्स अपने को निकालना आता है। क्या बोलते हैं क्लोज सरफेस से फ्लक्स को हम लोग? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। हाँ बताएं जल्दी से। जीरो होता है हमेशा। पिछला एग्जाम्पल देखा था, जीरो नहीं आया था। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, है ना? आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है क्या? अपने आप ही एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो बोलेंगे टोटल फ्लक्स टू क्लोज सरफेस इज इनकमिंग प्लस आउटगोइंग फ्लक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हम बात करें इनकमिंग फ्लक्स की, तो जितनी फील्ड लाइंस इनकमिंग हो रही है, क्या उतनी फील्ड लाइंस इस बंद कटोरे से आउटगोइंग भी हो रही है? क्या समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग। कोई भी एक फील्ड लाइन ऐसी है जो घुस रही हो पर निकल ना रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी घुस रही है सबके साथ बाहर भी निकल रही है। यानी हम क्या बोल सकते हैं यार, यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। हम बोल देंगे यार इनकमिंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या? इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग बराबर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग। ठीक है क्या? तो इसलिए हम क्या बोल पा रहे हैं? इनकमिंग फ्लक्स बराबर क्या है? आउटगोइंग फ्लक्स। इससे एक तो इन्फरेंस ये निकाल सकते हैं कि पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, बट क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना ही नहीं। ठीक है क्या? अपने को तो ओपन सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो अपन क्या बोल पा रहे हैं? क्या ओपन सरफेस से ये जो कर्व सरफेस से फ्लक्स जो है, वो क्या इनकमिंग फ्लक्स ही है? यानी हम क्या बोल पा रहे हैं यार, ये जो इनकमिंग फ्लक्स है इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है क्या? क्लियर है? इसी इनकमिंग को भाई, इनकमिंग वाली जितनी फील्ड्स हैं सब कर्व सरफेस पे तो गिर रही है ना, तो इसको हमने बोल दिया कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा। और आउटगोइंग प्लस का सारा इस प्लेन सरफेस से हो रहा है, या कटोरे के ढक्कन से सब कुछ बाहर निकल रहा है। तो हम बोल देंगे आउटगोइंग फ्लक्स और कुछ नहीं, क्या है? फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस
ऑफ हेमिस्फेयर। समझ पा रहे हैं? कर्व सरफेस से फ्लक्स नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन आ रहा है, बट क्या प्लेन सरफेस से फ्लक्स तो सभी लोग निकाल सकते हैं? ये डिस्क से फ्लक्स तो हमने पहले दो क्वेश्चन में करा ही हुआ था। क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें इस डिस्क का एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ई नॉट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। समझ में आया क्या? ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। कितना आंसर आ गया यहाँ से अपने पास, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। तो किसका आंसर आ गया, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का। समझ में आया क्या? यानी इसमें अपन ने जुगाड़ लगाई, अपन ने निकाला प्लेन सरफेस से, और वही कर्व सरफेस के बराबर हो रहा था। क्लियर है क्या? मतलब प्रॉपर लॉजिक लगा के अपन लोगों ने इंटीग्रेशन को अवॉइड कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बट हाँ, वो इंटीग्रेशन भी डेफिनेटली आना चाहिए, इनफैक्ट वो याद होना चाहिए। डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड एरिया। क्लियर है क्या? बेसिकली डीए कॉस थीटा अपने पास क्या था, ये वाला एरिया था ना, एक कंपोनेंट हो जाएगा ना, डीए का ये वाला कंपोनेंट अलोंग द एंगल वाला कंपोनेंट इज डीए कॉस थीटा, अवे फ्रॉम एंगल वाला कंपोनेंट इज डीए साइन थीटा। हम लोग बात करें डीए कॉस थीटा, तो ये वाला एरिया हो गया, मतलब ये वाला एरिया हो गया। क्लियर है क्या? इसकी शेडो का एरिया टाइप का हो गया। समझ पा रहे हैं क्या? कंपोनेंट्स को प्रोजेक्टेड भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारे डीए कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो क्या पूरे की शेडो का एरिया मिल जाएगा? पूरे की शेडो यानी ये डिस्क, यानी ई नॉट इंटू पाई आर, इसका डायरेक्ट आंसर अपन ने निकाल लिया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? और ये भी एक मेथड अपन लोग लगा सकते हैं। समझ में आया? कई लोगों ने लगाया था, कई लोगों ने दिमाग चला गया फिर से करने का। गुड। तो ये मेथड 2 हो गया, सो कॉपी कर ले जल्दी। दोनों मेथड समझ में आने चाहिए यार। हो गया सबका? फिगर वाला पार्ट हो गया। नया क्वेश्चन बनाते हैं। कर रहे हैं अभी? हो गया सबका?
एक प्रॉपर कोन था पूरा का पूरा, उस कोन को हम लोगों ने एकदम आधा काट दिया, ठीक है क्या? नीचे का हिस्सा इसका बिल्कुल भी नहीं है, बस ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना? आपको क्या करना है यार, फ्लक्स निकालना है इस बचे हुए आधे कोन से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है कुछ ना कुछ इस तरीके से, पूरे पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है इस तरीके से, ये रेडियस ले लीजिएगा आप लोग आर, और ये हाइट ले लीजिएगा एच। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको ई नॉट, ई नॉट आर एच, ई नॉट आर एच इज द करेक्ट आंसर, गुड। हाँ, ये हाइट दे रखी है एच, रेडियस दे रखा है आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। आधे कोन से निकालना है अपने को, ठीक है क्या? इस कोन को बकायदा डायमीटर के बाद एकदम हॉरिजॉन्टली काटा है, ठीक है क्या? फ्लक्स थ्रू अपर हाफ कोन, अगेन ओपन एरिया है क्या, इसलिए मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं कि प्लस माइनस दोनों आंसर ही सही माने जाएंगे ओपन एरिया के केस में, ठीक है ना? या तो डायरेक्ट ही जान लो कि जब भी ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है तो ओपन सरफेस से जो भी फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, वो जाता है ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्लियर है क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट मानते हुए एक किसी दीवार पे इसकी परछाई बना लो। क्लियर है क्या? तो इसकी जो परछाई आएगी क्या, एक ट्रायंगल आएगी क्या? तो हम लोग डायरेक्ट ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको एकदम फॉर्मूला बना के आप याद रख सकते हैं, ठीक है क्या? नहीं तो थोड़ा और दिमाग लगाए हम लोग, क्या कर लेंगे यार, यहाँ पे इसको प्लेट से बंद कर लेंगे। प्लेट से बंद क्यों करेंगे? क्योंकि प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं अपन, क्लोज से मतलब कर्व से नहीं निकाल सकते। एक तो क्लोज से निकाल ही सकते हैं, और प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान होता है। हम बात करें यहाँ पे प्लेन सरफेस जैसी बन जाएगी तो डायरेक्ट बोल सकते हैं उससे हो जाएगा ई नॉट इंटू उसका एरिया। क्लियर है क्या? तो एक तरीका तो क्या है, आप जल्दी से इसको क्लोज कर लें, और क्लोज करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लेट से इसको क्लोज कर लें, ठीक है क्या? हम क्या बोलेंगे, इस पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस घुस रही है उतनी फील्ड लाइंस निकल भी रही है। इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स वो है जो अपने को निकालना है, और आउटगोइंग फ्लक्स वो है जो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो प्लेन एरिया है। समझे क्या बात को? हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स। क्लियर है क्या? इनकमिंग फ्लक्स और कुछ नहीं, क्या है, फ्लक्स थ्रू अपर हाफ ऑफ कोन, अपर हाफ ऑफ कोन से ही फ्लक्स जो है वो अंदर आ रहा है। क्लियर है क्या? अपर हाफ ऑफ कोन से ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। हम लोग बात करें आउटगोइंग फ्लक्स और कुछ नहीं, क्या है, जो अपन ने प्लेट लगा के इसको बंद कर दिया है। हम लोग बात करें प्लेट का, प्लेट के वजह से जो भी फ्लक्स होगा वो और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब प्लेट का फ्लक्स अपन आराम से निकाल सकते हैं। प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पे ई नॉट गिर रही है, हर जगह ई नॉट और एरिया के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। हर जगह 0 डिग्री है, देख सकते हैं यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ई नॉट ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हर जगह एरिया वेक्टर और ई नॉट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो प्लेट से फ्लक्स निकालना बड़ा आसान है, हम बोल देंगे वो हो जाएगा ई नॉट इंटू एरिया ऑफ प्लेट। और प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, देख सकते हैं, बेस का 2r है, हाइट का ट्रायंगल की h है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस हो गया 2r
इंटू हाइट, यानी कितना आंसर आ गया, ई नॉट आर एच। सभी को समझ में आया, क्लैरिटी है। दूसरा, आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी ऐसी यूनिफॉर्म गिरे, किसी भी सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना हो, किसी भी ओपन सरफेस से फ्लक्स निकालना हो, डायरेक्ट हो जाएगा ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। इसको लाइट माने, इसको टॉर्च की लाइट माने, इधर पे इसकी एक शेडो बनाए, शेडो एक ट्रायंगल आएगी, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आर एच, हाफ इंटू टू आर इंटू एच। कोई दिक्कत तो नहीं, तो शेडो का एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? या फिर प्लेट से उसको बंद करते हैं तो भी आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी करें जल्दी। कोई डाउट? ट्रायंगल यार कोन का अपने को शेडो देखना है एक बार कैसी आएगी, बेस देख बना, और ये कैसा ट्रायंगल बनेगा ना कोन में, इमेजिन कर सकते। कौन है पूरा का पूरा, तो कौन ट्रायंगल ही तो बनाएगा। सही है, क्लियर है। बेस 2r और हाइट h का ट्रायंगल बनेगा। हाँ बोलो। हाँ, हाइट नहीं, बेस लिया है 2r मैंने, बेस, ट्रायंगल का बेस। ये देखें एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ग्रीन वाला बनाया है जिसको शेड किया अपन, उसका बेस देखें 2r होगा ना। r तो इस तरफ वाला है, r इस तरफ भी होगा। ठीक है, एक 3D में ट्रायंगल बन रहा होगा ऐसा 2r, और इस तरीके का 3D में ट्रायंगल बन रहा होगा, और ये ऊपर पूरा एक कोन बना हुआ। ठीक है क्या? क्लियर है? थोड़ी इमेजिनेशन रखनी पड़ेगी, कोन को काटेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, डिस्क को, वो स्फीयर को काटेंगे तो डिस्क बनती है। क्लियर है क्या? हो गया सबका? इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। ओपन सरफेस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ई नॉट और प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, इसका एक टॉर्च से जो परछाई बनेगी, उस परछाई का जो बेस होगा वो 2r होगा, उस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगी h, यानी ई नॉट आर एच। समझ में आया? चलिए फिर देखते हैं, और कुछ और भी चीजें देखते हैं। अब लोग गॉस लॉ की प्रॉपर प्रॉपर डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ एक फ्लक्स वगैरह निकाल लिया अपन ने, अब गॉस लॉ की प्रॉपर डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। वैसे लॉ का डेरिवेशन होता है क्या? लॉस का डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं होता। लॉज एकदम फैक्ट की तरह बोल दिए जाते हैं कि हाँ ऐसा है तो है, नेचर में ऐसा है तो फॉलो करना पड़ेगा, यार क्या कर सकते हो उसमें, है ना। बट गॉस लॉ और कूलम्स लॉ, ये दोनों लॉ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, कूलम्स लॉ की मदद से गॉस लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहली चीज क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ विद कूलम्स लॉ। ठीक है क्या? अच्छा, दोनों डिराइव हो जाते हैं, फिर भी दोनों को ही लॉ माना क्या, वरना एक को थ्योरम बोल देना चाहिए कायदे से। तो कुछ बुक्स में उसको गॉस थ्योरम बोल दिया जाता है। ग्रेविटेशन में आप गॉस लॉ नहीं पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम बोल के पढ़ेंगे। ठीक है क्या? तो चलिए देखें इसको, लिखेगा डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। गॉस लॉ हल्का फुल्का मालूम है, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से ही क्लोज सरफेस से फ्लक्स होता है, हो जाता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है क्या? एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस क्या है, कुछ ना कुछ कैपिटल आर ले ले। इसके एकदम सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया है कितना, क्यू। आपसे पूछ लिया गया है कैलकुलेट फ्लक्स फ्रॉम स्फीयर। स्फीयर से फ्लक्स निकालें जल्दी से इसमें। क्यूब एप्सिलॉन होगा, बिल्कुल सही। डिराइव करने की कोशिश करें ना, कैसे होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आर दूरी पे एक चार्ज क्यू से
सही है? क्या पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा? क्या पूरे स्फीयर पे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी चार्ज की वजह से कितनी आती है? k क्यू बाय r स्क्वायर, ठीक है क्या? तो r दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, r दूरी पे यहाँ पे, हर जगह पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। सही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? तो आइए देखें जरा इसको। तो कूलम्स लॉ है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस कूलम्स लॉ की मदद से हम लोग गॉस लॉ डिराइव करने वाले हैं। ये देखिए, तो हम लोग बात करें यार, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी? सही है। और इसी तरफ होगी ऐसा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होगा ना इस क्लोज सरफेस का, डीए एरिया। और डीए एरिया ऐसा ही होगा ना, रेडियली आउटवर्ड इस तरीके का। आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना एरिया वेक्टर। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें कहीं पे भी देख लो कि यही हाल होगा, डीए वेक्टर बेसिकली ऐसा रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी होगी क्या? ठीक है क्या? क्लियर है क्या? यानी इस पूरे स्फीयर पे कहीं पे भी बात कर लो, डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। हर जगह, हर जगह जो छोटा सा एरिया है वो छोटा सा एरिया ऐसा होगा आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्लियर है क्या? मैं बात करूं, मैं फ्लक्स पूरे स्फीयर से नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कायदे से कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म। चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है क्या? नहीं होती यार। पूरी कैसी होती है चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरीके से होती है ना यार, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ठीक है क्या? ठीक है ना? तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है यार। इसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फॉर्मूला तो अपने को कौन सा लगाना पड़ेगा यार? हम बोलेंगे फ्लक्स निकालना है अपने को स्फीयर से, वो हो जाएगा ई डीए का डॉट प्रोडक्ट और पूरे का इंटीग्रेशन। सही है क्या? अच्छा, ये इंटीग्रेशन वगैरह हम कैसे लगाते हैं, उसकी लिमिट्स वगैरह कैसे लगाते हैं अपन को, जिससे कि वो पूरी सरफेस, वो पूरा ऑब्जेक्ट बन जाए? याद आया? हम बेसिकली इंटीग्रेशन के लिमिट्स ऐसे डालते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेस आउट हो जाए। रॉड बनानी है तो बेसिकली वो एक्स की वैल्यू डाल देंगे कुछ ना कुछ, ए से लेके एल प्लस ए तक। सही है क्या? रिंग बनानी है तो हम थीटा की वैल्यू डाल देते हैं माइनस अल्फा से अल्फा तक, जिससे एलिमेंट ऐसा घूम जाता है, रिंग बना देते हैं। सही है क्या? यानी कि लिमिट्स बेसिकली ऐसी होती है जिससे अपनी सरफेस, जिससे अपना ऑब्जेक्ट जो भी अपने को बनाना हो वो बन जाए। सही है? हमें पूरे स्फीयर से फ्लक्स निकालना है, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसी होनी चाहिए जिससे स्फीयर बन जाए, पूरा स्फीयर बन जाए। क्लियर है क्या? अब वो कायदे से वो लिमिट्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है, हमें उन लिमिट्स की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। हम लोग क्या कर देते हैं, उसके लिए सिंपल एक गोला बना देते हैं। इस गोले का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऐसे रखेंगे जिससे पूरा गोला बन जाए, जिससे पूरा गोला बन जाए। सही है क्या? इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसी होगी जिससे पूरा का पूरा एक कर्व्ड सरफेस, पूरा का पूरा एक क्लोज सरफेस बन जाए। समझे क्या? इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? लिमिट्स आर सच दैट इट फॉर्म्स अवर क्लोज सरफेस। क्लियर है क्या? इसको बोलेंगे अपन लोग क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल, इसका मतलब लिमिट्स आर सच दैट it forms a closed surface। और स्फीयर एक क्लोज सरफेस है ना, तो इसलिए अपन ऐसा क्लोज्ड इंटीग्रल टाइप का लगा देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? लिमिट्स वो कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली अपने को, तो लिखनी भी ना पड़े, उससे बचने का एक तरीका है। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आइए अब इंटीग्रेट करते हैं यार। पहले मुझे बताइए, क्या हर इलेक्ट्रिक फील्ड और हर डीए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? हाँ यार, वो एंगल कितना है? 0 डिग्री है। सही है क्या? यानी डॉट प्रोडक्ट तो अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनटू दोनों के बीच का एंगल हर जगह क्या है? क्या पूरे स्फीयर पे एंगल यही है? एंगल में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मैं ये बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पे कांस्टेंट है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पे कांस्टेंट, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे पे कांस्टेंट है क्या? मैग्नीट्यूड पूरे स्फीयर पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर है। हर पॉइंट की स्फीयर की दूरी आ रही है चार्ज से, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकाल सकता हूं,
पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर निकाल सकता हूँ। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्लियर है? तो इसलिए बेसिकली मुझे ये अच्छी बात पता चल गई कि ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल हर जगह 0 डिग्री है, जिससे मैं इसको इस फॉर्म में ला पाया और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अब बाहर जरूर निकाल सकता हूँ। तो ये मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल दे। क्लियर है? अच्छा, cos 0 डिग्री तो क्या बचेगा? ये डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। सही है क्या? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम है तुम लोगों को कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? हाँ, के क्यू की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड यार। के क्यू की जगह, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के की वैल्यू डाल दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डीए का इंटीग्रेशन जिससे कि क्लोज सरफेस बन जाए। हम लोग बात करें ऐसे जितने भी छोटे छोटे एरिया हैं, इन सब एरिया को जोड़ो जिससे कि ये पूरा पूरा क्लोज सरफेस बन जाए। तो क्या मिलेगा? टोटल क्लोज सरफेस एरिया मिलेगा क्या? यानी ये डीए का क्लोज इंटीग्रल इज हाउ मच? इसका मतलब है क्लोज्ड सरफेस एरिया। हर बार ऐसा ही होगा। गॉस लॉ में आप लोग इंटीग्रेशन करने से हर बार बच जाओगे। इंटीग्रेशन बेसिकली क्लोज सरफेस एरिया आ रहा है। ऐसे डीए डीए जोड़ोगे जिससे क्लोज सरफेस बन जाए, मतलब क्लोज सरफेस एरिया ही तो मिलेगा है। सही है क्या? और स्फीयर का क्लोज सरफेस एरिया रटा हुआ है, कितना है? तो वो वैल्यू भी डाल दो जरा यहाँ पे। कितना आएगा अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी कितना आ गया अपने पास? फ्लक्स थ्रू स्फीयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पहली चीज तो ये जो फ्लक्स आया है, ये आर के इंडिपेंडेंट आया है क्या? यानी मैं कोई भी स्फीयर ले लेता, आर बड़ा भी ले लेता, 2 आर का ले लेता, 3 आर का ले लेता, सबसे फ्लक्स का क्यूब एप्सिलॉन नॉट होता। होना भी चाहिए था यार। इस चार्ट से जो भी फील्ड लाइंस जाएगी, क्या उतनी फील्ड लाइंस बड़े वाले स्फीयर से भी जाएगी? क्लियर है क्या? आइए उसको देखेंगे अपन लोग। पहले इतना कॉपी करें जल्दी से। फ्लक्स कितना आ रहा है इस स्फीयर से? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया सबका? हो गया कॉपी ये सबका? पूरा बोर्ड चाहिए होगा मेरे को, मैं रब कर रहा हूँ। कर दूं?
चलिए देखें, तो हमारे पास एक क्यू चार्ज है और एकदम एक स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। इस स्फेयर का रेडियस कितना है, आर। तो फ्लक्स कितना है इस स्फेयर से, इस स्फेयर से फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने ऐसे ही सोचा यार, एक काम करता हूँ, एक बड़ा स्फेयर ले लेता हूँ जिसका रेडियस 2r टाइप का है। जसमीत कौर कौन है, निकलने दो यार उसको। बाद में लेक्चर पे कवर कर लेना, ठीक है, टाइम नोट कर लेना। देखें जरा, हम लोग के पास एक स्फेयर था, स्फेयर का रेडियस कितना था, आर। इससे प्लस कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने एक और स्फेयर बना दिया जिसका रेडियस कितना है, 2r। इससे फ्लक्स कितना होगा, क्या इससे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा? क्योंकि हमारा जो फ्लक्स आया है वो रेडियस के एकदम इंडिपेंडेंट आया, रेडियस कैंसिल हो गया था ना। तो इससे भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। सही है क्या, एग्जैक्टली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन से चार्ज छोड़ेगा, जितने भी छोड़ेगा, मान लीजिए इसने 4 छोड़ दिया, मान लीजिए 6 छोड़ दी, जितनी भी बना लेते हैं, 4 बना ले, ये तो अपने हाथ में ना कितनी बनाते हैं अपन लोग। तो हम लोग मान ले 4 फील्ड लाइन से चार्ज छोड़ी, क्या 4 की 4 इससे निकली, क्या वही 4 की 4 इससे भी निकली? यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी इससे एग्जिट कर रही है इस छोटे वाले स्फीयर से, क्या उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस बड़े वाले स्फीयर से एग्जिस्ट कर रही है? तो हम लोग बात करें, जितने छोटे वाले स्फीयर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं, उतनी ही बड़े वाले स्फीयर से भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स जो छोटे वाले स्फीयर से होगा वही बड़े वाले स्फीयर से होना भी चाहिए था। क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेसिकली वो बराबर आ भी रहा है, रेडियस के इंडिपेंडेंट आ रहा है। फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, इसी चार्ज क्यू को हल्का सा एक्स से शिफ्ट करके इस स्फीयर के अंदर रख लेते हैं। देखें जरा, इसी चार्ज को हम लोग, क्यू चार्ज को, आर रेडियस का स्फीयर है ना, उसके सेंटर से थोड़ा एक्स खिसका देते हैं, यहां पे रख लेते हैं। फ्लक्स थ्रू स्फीयर, फ्लक्स थ्रू स्फीयर क्या, अगेन क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कैसे यार, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स तो अपन ने कहीं माना ही नहीं था ना। नहीं तो आर तो वही का वही है, बट क्या एक्स इधर खिसका दिया है, पहले सेंटर पे रखा था देखो, अब सेंटर से खिसका दिया है, अब फ्लक्स कितना होगा इससे? क्यों, रीजन क्या है ऐसा? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करा, वो तो अपने सेंटर में माना था, इस पे डिपेंड नहीं करा, कोई डिस्टेंस ही जीरो था, तो जीरो तो आया ही नहीं अपनी कैलकुलेशन में। ऐसे कैसे बोल सकते हो डिपेंड नहीं कर रहा? क्या पता मैं एक्स इधर रख के निकालता तो एक्स पे डिपेंड कर जाता। समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। हम फील्ड लाइन से आंसर देंगे, हम बोलेंगे जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस स्फीयर से जा रही थी, क्या अभी भी ये चार्ज उतनी ही फील्ड छोड़ेगा? अरे वही चार्ज है ना, वहां पे 4 फील्ड लाइन छोड़ रहा था, तो यहाँ पे भी तो 4 ही छोड़ेगा ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस छोड़ेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एग्जैक्ट 4 फील्ड लाइंस ये भी छोड़ेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस स्फीयर से कितनी एग्जिस्ट कर रही है, 4, 4 एग्जिट कर रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस स्फीयर से कितनी एग्जिट कर रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग नहीं बदल रहा है, तो फ्लक्स को बदलेगा। समझे क्या बात को? तो इससे भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पहली चीज यहाँ पे अपन लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि बेसिकली जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस से, वो साइज ऑफ क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। जो फ्लक्स होता है बेसिकली क्लोज सरफेस से, वो चार्ज की, अंदर वाले चार्ज की क्या लोकेशन है क्लोज सरफेस के अंदर, उस पर भी डिपेंड। इनफैक्ट और भी देखें यार, अगर मैं बात करूं, एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब, और इसको हम लोगों ने क्यूब के अंदर रख दिया, तो फ्लक्स बताएं जल्दी से, क्या अगेन क्यूब एप्सिलॉन नॉट? कैसे बोलेंगे यार, क्या वही चार्ज है ये, क्या अभी भी ये 4 फील्ड लाइंस छोड़ेगा, और ये चारों फील्ड लाइंस किससे निकलेगी, इस क्यूब से निकलेगी क्या? हम लोग बात करें 4 फील्ड लाइंस इस क्यूब से निकल रही है, 4 फील्ड लाइंस स्फीयर से निकल रही है, जब स्फीयर से प्लस क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, तो बेसिकली फ्लक्स तो गिव्स अस काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी यहाँ पे भी इस सरफेस से भी निकल रही है, तो इस सरफेस से फ्लक्स भी कितना हो जाएगा,
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी इनफैक्ट मैं कोई भी शेप का क्लोज सरफेस ले लूं, बस क्या होना चाहिए, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, उससे अंदर रखे हुए चार्ज के साथ फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज सरफेस की साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज अंदर कहां पे रखा है, इन सारी बातों पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू इनसाइड चार्ज इज ऑलवेज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ कंप्लीट हो जाता है ना। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू इनसाइड चार्ज is only dependent on inside charge and it comes out to be q in by epsilon naught। सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे लिखिएगा फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू इनसाइड चार्ज, ड्यू टू इनसाइड चार्ज is independent of size of closed surface। Flux through closed surface due to inside charge, due to inside charge is independent of size of closed surface। हाँ, फिर अगले पे पोजीशन लिख देंगे, अंदर क्या है चार्ज की, लास्ट में शेप लिख देंगे। ठीक है, इस पे लिख लीजिएगा, इस डायग्राम को बनाइएगा, फिर लिखिएगा it is also independent of, it is also independent of position of inside charge, it is also independent of position of inside charge, it is also independent of position of inside charge within the closed surface। बस इनसाइड चार्ज होना चाहिए, चार्ज अंदर रखा होना चाहिए, अंदर कहां पे रखा है इस पर भी डिपेंड नहीं करता। विद इन द क्लोज सरफेस लिख लिया। फिर ये डायग्राम बना के लिखिएगा, इस डायग्राम को बनाया जल्दी से। लिखें इसको जल्दी से। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ क्लोज्ड surface, is only independent of shape of closed surface। अच्छा, जो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हम बोल रहे हैं अंदर वाले चार्ज की वजह से, वो क्यू बाय एप्सिलॉन बोल रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। बताइए क्यू साइन के साथ डालना होगा या बिना साइन, साइन के साथ या बिना साइन के, ध्यान से देखिए, साइन के साथ या बिना साइन के, साइन के साथ डलेगा। देखिए जरा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग वाली हो रही है क्या, क्या क्लोज सरफेस से आउटगोइंग हो रहा है फ्लक्स, समझ पा रहे हैं। आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है क्या। तो इसलिए फ्लक्स आ रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ डालिएगा, अपने आप ही साइन के साथ आएगा। बट मान लो अगर कल को नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी क्लोज सरफेस में फील्ड लाइंस इनकमिंग होगी या आउटगोइंग होगी, क्या इनकमिंग होगी, इन्फिनिटी से आके नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस घुसती हैं क्या, समझ पा रहे हैं। इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव क्या, तो फ्लक्स नेगेटिव आना चाहिए क्या, तो फ्लक्स नेगेटिव तभी आएगा जब आप चार्ज को बकायदा साइन के साथ डालेंगे। तो क्लियर है क्या। तो जो अपन ने लिखा है फ्लक्स बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू इन जो भी है वो साइन के साथ आता है, ठीक है क्या। क्यू इन इज along with sign, along with sign।
क्लैरिटी है? सर वो साइड का नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव फ्लक्स होने का मतलब क्या है कि वो कौन सा फ्लक्स है? आउटगोइंग फ्लक्स है ना। तो पॉजिटिव फ्लक्स होने का मतलब है वो कौन सा फ्लक्स है? आउटगोइंग फ्लक्स। और नेगेटिव फ्लक्स होने का मतलब है वो इनकमिंग फ्लक्स है। पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे सिग्निफिकेंस बिल्कुल होता है, तो इसलिए चार्जेस को साइन के साथ डालना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी तक ये गॉस लॉ नहीं निकला है। गॉस लॉ फाइनल निकालते हैं, उसके अंदर दोनों बातें आती हैं, बाहर वाला चार्ज हो चाहे अंदर वाला चार्ज हो, सबका ऐसे फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे ही डिपेंड करता है और हो जाता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आइए देखिए उसको कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए यार, गॉस लॉ का प्रॉपर डेरिवेशन कर रहे हैं। एक कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज शेप है, क्या है? कोई भी क्लोज सरफेस, स्फेयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है ना, क्यूब वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज रख दिया हम लोगों ने Q1, एक रख दिया है -Q2, एक रख दिया हमने Q3। बाहर दो चार्ज रख दिए, एक रख दिया है Q4, एक रख दिया है Q5। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हम बात करें यार, क्या Q4 की वजह से इस सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? क्या Q4 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। दूरी पता है तो कितनी हो जाएगी, KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली होगी। बट मैं क्या बोल सकता हूँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इसकी वजह से होगी Q4 की वजह से सरफेस पे, उसको E4 मान लें क्या? E4 इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4 चार्ज। क्लियर है क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैं फ्लक्स निकालने बैठूंगा इस क्लोज सरफेस से, तो कितना निकल के आएगा? 0। समझ पा रहे हैं क्या? फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज इज ऑलवेज, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली होगी, लेकिन जितनी फील्ड लाइन अंदर घुसेगी उतनी निकल भी रही होगी, इसमें फ्लक्स 0 हो जाएगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि E4 0 हो जाए। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? फ्लक्स 0 होने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बट फ्लक्स 0 हो रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? फिर देखें जरा ध्यान से, ऐसे ही फ्लक्स ड्यू टू फिफ्थ चार्ज, वो कितना हो जाएगा? क्या आउटसाइड चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस से हमेशा फ्लक्स 0 होता है? तो ये भी आउटसाइड चार्जेस के साथ फ्लक्स 0 होगा, लेकिन इसके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली होगी यार। जानते हैं कूलम से अपन जानते हैं, इस चार्ज के से इस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², जहाँ पे R दूरी। समझ पा रहे हैं क्या? तो सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स 0 हो रहा होगा। समझे क्या बात को? क्लियर है? हम लोग बात करें ऐसे ही E1 के वजह से जो फ्लक्स होगा उसको E1.dA का क्लोज इंटीग्रल बोल सकता हूँ क्या? E1 यानी कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, Q1 की वजह से जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डीए वेक्टर के साथ इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करके उसको क्या बोल देंगे अपन? फ्लक्स ड्यू टू Q1 चार्ज। और वो कितना हो जाएगा? Q1 बाय एप्सिलॉन। अभी तो देखा यार, इनसाइड चार्ज के साथ फ्लक्स कितना होता है क्लोज सरफेस से? Q1 बाय एप्सिलॉन। पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्लोज सरफेस से। क्लियर है क्या? ऐसे E2 की वजह से क्या हो जाएगा? मतलब बकायदा साइन के साथ डालेंगे ना, -Q2/ε0। ऐसे E3 की वजह से क्या हो जाएगा? E3 की वजह से मतलब Q3 की वजह से -Q3/ε0। क्लियर है क्या? नहीं माइनस नहीं है तो प्लस, बिल्कुल से। कोई दिक्कत तो नहीं? ये 5 इक्वेशन है, इन पांचों इक्वेशन को जरा अपन लोग ऐड करें, पांचों इक्वेशन को ऐड करें। पांचों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? E1dA प्लस E2dA प्लस E3dA प्लस E4dA एम प्लस E5dA। सही है? पूरे का क्लोज इंटीग्रेशन। ऐसे इंटीग्रेशन का साइन कॉमन ले सकते हैं क्या अपन लोग? क्या बोलते हो, ले सकते हैं क्या? बिल्कुल यार, ये बाद में वापस बढ़ जाता है सबको। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा यार, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? अच्छा यहाँ पे डीए कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? डीए कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो डीए भी कॉमन ले लेते हैं। देखना क्या आएगा अपने पास, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 डॉट डीए इक्वल टू, ये क्या है, नेट चार्ज इनसाइड हो जाएगा क्या? नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। क्लियर है क्या? नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर जो भी नेट चार्ज इनसाइड है उसको क्यूइन बोल दिया आपने, ठीक है ना? ये क्या है यार, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस पे जितने भी चार्जेस है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, सबके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें, दिस इज नथिंग बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्ज। समझे क्या? इसको अपन बोल देते हैं नेट फ्लक्स। क्या बोल देते हैं इसको? नेट फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इज नथिंग बट नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। समझे क्या? क्या गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके केवल अंदर वाले चार्जेस की होती है, सारे चार्जेस की होती है, अंदर वाले चार्जेस की और बाहर वाले चार्जेस की, तभी ये इतना खास है यार। हम लोग बात करें आगे जाके, मैक्सवेल ने क्या कर दिया था, बोल दिया था बाकी सब इक्वेशन फालतू हैं, ये कुछ एक इक्वेशन ने काम किया, उसने 5 इक्वेशन सिलेक्ट की थी, उसमें गॉस लॉ को भी सिलेक्ट किया था। गॉस लॉ बेहद खास लॉ है, उसका रीजन है, ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, जो अपनी फील आती है उससे अलग चीज बताता है। अपने को लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन किसकी? अंदर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करनी चाहिए, ऐसा अपने को लगता है। बट गॉस लॉ ने क्या बताया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की, अंदर हो चाहे बाहर हो, जितने भी चार्जेस हो, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है, ऐसा लग रहा होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं, बट ऐसा दिख रहा होता है। क्लियर है क्या? इसलिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कॉपी कर ले जल्दी से। हाँ बोले। वो नेट फ्लक्स मिलेगा, अंदर वाले चार्जेस कैसे फ्लक्स है वो नेट फ्लक्स होगा, बाहर वाले चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स वगैरह दे रहा होगा। ठीक है क्या? आगे जाके हम इसका गॉस लॉ का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तो बताइए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मिलेगी, अंदर वाले चार्जेस क्या? सबकी, सबकी मिलेगी, जितने भी चार्ज प्रेजेंट है सबकी मिल जाएगी। ठीक है क्या? इसलिए बहुत भयंकर लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? इसको कॉपी करें फटाफट, स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, खत्म ही करते हैं गॉस लॉ को, फिर कल इस पे क्वेश्चन करेंगे ना। पहले स्टेटमेंट लिखवा दूं, आप लोग कॉपी करते हैं, लिखें जल्दी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखें फटाफट। अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स ब्रैकेट में लिखिएगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट। नेट फ्लक्स का मतलब क्या है? ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड। लिखा सबने इतना? नेट फ्लक्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड, ब्रैकेट क्लोज। According to Gauss, net flux through a closed surface, through a closed surface, through a closed surface, through a closed surface is only dependent on, is only dependent on charge enclosed within the closed surface. Charge enclosed within the closed surface. Charge enclosed within the closed surface. Mathematically we can write, mathematically we can write, और ये डब्बा लिख लीजिएगा पूरा, मैथमेटिकली वी कैन राइट, और ये डब्बा ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। ठीक है क्या? इसमें क्यूइन क्या है? साइन के साथ चार्ज, साइन के साथ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। क्लियर है क्या?
ई नेट क्या है, अंदर वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ में बाहर वाले चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी कर ले, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जितना आपको करने को दिया गया था काम, ठीक है। एक डिस्कशन कॉपी साथ में होनी चाहिए, मॉड्यूल सबके पास होना चाहिए, ठीक है क्या? थैंक यू।